अनटचेबिलिटी खत्म हो गया है, अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड, अबोलिश्ड। नेक्स्ट हमारा इक्वलिटी में आता है टाइटल्स, ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये क्यों है भाई ऐसा, इसकी क्या जरूरत थी? जब आर्टिकल 14 है, द देयर शैल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब कुछ बराबर है, तो फिर अबोलिशन ऑफ टाइटल की क्या जरूरत है? हाँ, आर्टिकल 14 इज जनरल लॉ, ठीक है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टाइटल्स। राजा, महाराजा, रानी, राजकुमारी, राज बहादुर, राय बहादुर, सैम बहादुर, ये जी है, ये नहीं, सेनापति अलग चीज होगी। तो जितने भी ये हेरिडिटरी टाइटल्स हुआ करते थे, इन टाइटल्स की वजह से जो कॉमन लोग थे, जो कॉमन पब्लिक थी, उनको लगता था कि हम इनसे कहीं कम है और ये एक अलग क्लास है कंट्री के अंदर, दिस इज एन डिफरेंट क्लास हैविंग डिफरेंट प्रिविलेजेस अदर देन दोज ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स की जैसी लाइफ है उनसे अलग है। और ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ऐसे अवार्ड्स कन्फर किए बहुत सारे लोगों को, जैसे नाइटहुड का अवार्ड हो गया, कि आपको ये अवार्ड दे देंगे हम, आप केवल हमारी बात करें, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अखबार छापते हैं, तो आप ऐसी न्यूज लिखें जिससे हमारी इमेज अच्छी हो, तो आपको ये अवार्ड दे देंगे हम, ठीक है, आप अच्छा टैक्स कलेक्शन करेंगे तो आपको हम तोपों की सलामी दे देंगे। मतलब क्विड प्रो को, आप हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करते हैं, ये सब चल रहा था। अब इंडिपेंडेंस के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां हम कहते हैं कि सब बराबर है, एवरीबडी इज इक्वल, preamble of India, Indian Constitution says that there shall be a fraternity to ensure fraternity, and the fraternity will ensure what? Dignity of an individual and unity and integrity of the nation. तो डिग्निटी तभी होगी जब हम हर सेंस में सब बराबर होंगे। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, समस्या थी। तो इसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 18 के अंदर कुछ प्रोविजन लिखे गए हैं, उनको एक बार आप समझ लोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लिखा है, उसकी राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। तो क्या लिखा है उसके अंदर? उसके अंदर इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखो पहले पहले बात करेंगे टाइटल की। आप अभी तो ये तो जान गए होंगे टाइटल क्या होता है, जिसे आप प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे यूज करते हो, महाराजा XYZ सिंह, ठीक है, ये सब बातें। तो इसमें आप ऐसे समझें इसको, कौन सा कलर सबसे बढ़िया लगता है आपको? ब्लैक, अरे ठीक है, ये है हमारा प्यारा इंडिया, गोल, और ये भी हमारा प्यारा ही है USA, ठीक है, ये है हम, और ये है एलियन। एलियन वो नहीं जो ऊपर से आते हैं, एलियन मतलब जो फॉरेनर्स हैं। ये है USA को क्या बोलेंगे, अपना देश या दूसरे का देश? परदेश, फॉरेन स्टेट, दिस इज इंडियन स्टेट, ठीक है। अब देखो टाइटल की कहानी ऐसे है that Indian state shall not confer any title to any citizen except military और academic। लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकता है, या आप PhD, घरों के सामने लिखा रहता ना ER दिस, डॉक्टर दिस, ऐसे करके। तो मिलिट्री और एकेडमिक, ठीक है, ये सिर्फ टाइटल की बात चल रही है। कोई भी सिटीजन USA से टाइटल नहीं लेगा, कोई भी सिटीजन इंडिया का बाहर के किसी से, मैं USA बस समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई भी फॉरेन स्टेट से, इंडिया का कोई भी सिटीजन बाहर के किसी भी फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं लेगा, दिस इज क्लियरली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 18। हमारा स्टेट इन दो एरियाज के अलावा किसी को टाइटल नहीं देगा। यहाँ केवल मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तुमने इसको रानी बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है।
स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। अब ये है एलियंस। एलियंस कौन से? ये नहीं जो इधर किले देखते हुए घूम रहे हैं, वो वाले जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। यहां पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हम बात करेंगे पार्लियामेंट के टाइम में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा है जैसे किसी कॉरपोरेशन का हेड हो, सेल गेल ऐसे करके जो भी। अगर इनको कोई टाइटल देना है बाहर के स्टेट से, तो ये प्रेसिडेंट की परमिशन से लेंगे। ये हो गया टाइटल का मामला। हम्म हमारे देश का प्रेसिडेंट परमिशन देगा कि तुम बाहर के हो, इंडिया में किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो, और बाहर से कोई टाइटल लेना चाहते हो तो परमिट कर देंगे। सिटीजन को ना तो देंगे, सिटीजन ना ले सकता है बाहर से। हाँ, ये इंडिया में है। दिस ही इज ऑल्सो इन इंडिया, ही इज ऑल्सो इन इंडिया, दिस इज इंडिया। हम्म बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ में आ रही तो पहले बना लो, फिर टाइटल की दूसरी बात करेंगे। ये सिटीजन है इंडियन, इन इंडिया, और ये भी है इन इंडिया। ये दोनों अभी भारत देश में ही है, चंडीगढ़ में ही है अभी ये दोनों। अब देखो इसको, इनको बाहर की कंट्री से टाइटल लेना चाहते हैं तो परमिशन से लेंगे। आप कहोगे तो फिर हम भी ले लेते हैं परमिशन, बट हमको साफ मना किया हुआ है। ठीक है, ये बना लो। इसको ऐसे ही याद कर लेना बस, लैंग्वेज पढ़ोगे तब कंफ्यूज हो जाओगे। आगे चले, हो गया? यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये, प्रीलिम्स का। तो अगर आपने थोड़ा बहुत कंफ्यूज है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर गलत कर देंगे वहां पे आप। हालांकि उसके अंदर बहुत सिंपल स्टेटमेंट था, और ऑप्शन इतने बढ़िया थे कि अगर एक चीज आपको पता है तो आप पूरा आंसर कर दोगे। वो था ना 1 2 3 2 3 ऐसे करके, तो उसमें एक लाइन भी आपको पता है ना तो आप आंसर कर दोगे। अभी आपके सामने आएगा क्वेश्चन। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे किसी ऐसे ऑफिस में जिसमें स्टेट की तरफ से तुम्हें पैसा मिलता हो, सैलरी मिलती हो। मतलब एक तो अंग्रेज है कोई बैग टांग के केवल घूम रहा है जोधपुर किले में, वापस चला गया, उसका कोई लेना देना नहीं है। एक अंग्रेज ऐसा है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, स्टेट की तरफ से उसे कुछ इन्वॉल्वमेंट्स मिलता है, पैसा मिलता है। हम्म मतलब एक फॉरेनर है तो हमारे देश में बैठा और हम उसको पैसा दे रहे हैं। हो सकता है किसी काम के लिए हो। हाँ, तो उसको अगर टाइटल मिलता है तो प्रेसिडेंट की परमिशन से लेगा। आगे चले, तो लोग कैसा ही टाइटल हो सकता है। इतना गहराई में जाओगे तो बहुत बड़ी पॉलिटी है फिर। अगर आपको किसी भी चीज की बहुत ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप केवल, मैंने बताया था आपको तरीका, ये लिखो, द हिंदू, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, बहुत रिपोर्ट्स आएंगे। पूरा दिन पढ़ते रहो टाइटल टाइटल टाइटल। सोनिया गांधी वहां गई थी, उनको ये दिया तो ये टाइटल क्यों नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चले आगे। अब दूसरी बात टाइटल से रिलेटेड नहीं है। सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू प्रेजेंट एमोलमेंट्स और एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। पहली बात क्या थी? टाइटल। दूसरी बात क्या है? प्रेजेंट एमोल्यूमेंट, ऑफिस अंडर द स्टेट।
अगर ये सब लेना हो और जो रेसिपेंट है वो या तो सिटीजन है या एलियन है, and he is holding any office of profit, then if he want to take any of these from any foreign state, then he can do so with the permission of president. अब इन दोनों पिक्चर्स को एक ही पेज में बना के थोड़ा सा देख लेना ढंग से कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये सिटीजन और एलियन है कोई, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है इंडिया में, टाइटल की बात हो गई थी। अगर ये इनमें से कुछ भी बाहर के स्टेट से लेते हैं तो परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही ले सकते हैं। हाँ, किसी भी तरह का एमोल्यूमेंट्स हुआ, कुछ भी पर्क्स हुई, हाँ फॉरेन कंट्री से। यहाँ पे सिटीजन लिखा हुआ है, जो नॉर्मल सिटीजन है उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। पिछली पिक्चर देखो, ना तो बाहर से कुछ ले सकता है ना स्टेट कुछ देगा, तो बिल्कुल देसी काम है उसका। तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में सिटीजन और बाहर से कुछ लेना चाहता है तो परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसका अगर मैं स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बना दूं तो आप कर लोगे इसको? थोड़ा पढ़ के सोचना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें लिख लो फटाफट से। ये दो डायग्राम हो गए, अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए लिख लो आगे। बैन ओनली ऑन स्टेट, अदर कैन डू सो लाइक यूनिवर्सिटी। बैन ओनली ऑन द स्टेट, स्टेट के लिए लिखा है ना सब कुछ, स्टेट कैन नॉट डू सो। यूनिवर्सिटी आप कुछ बता रही है या फिर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अवार्ड दे रही है, तो उससे कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री एंड एकेडमिक, जो मैंने बताया आपको, मिलिट्री एंड एकेडमिक क्या? बाहर का तो क्लियर ही है ना, वहां वाला कट मार दिया पूरा ही। स्टेट वाले में कट ही लगा हुआ है, बट एक्सेप्शन है दो, मिलिट्री और एकेडमिक। फॉरेन स्टेट की बात है, फॉरेन स्टेट, यूएस प्रेसिडेंट अगर आपको बुला के कन्फर कर रहे हैं तो ऑफिशियल ऑफ यूएसए हो गया ना, एम्बेसी ऑफ यूएसए ऐसे करके। अब आप मुझे ये बताओ, ये सब बातें ठीक है, तो ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब क्या है? है? भाई स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल टू एनी सिटीजन एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमी। और क्रिकेट खेलते हैं सचिन तेंदुलकर, उनको बना दिया भारत रत्न, मतलब एक अवार्ड दे दिया। ये क्या हुआ फिर? नहीं दिया क्यों? तुम, मुझे तो नहीं दिया, तुम्हें नहीं दिया, जब हम सारे बराबर हैं कुछ करने से मतलब नहीं है। किया तो फिर राजाओं ने था, उनको राजा बोलो। भाई राजा और हम भी तो बराबर नहीं है, बट उनका नाम हटा दिया ना। तो फिर सचिन तेंदुलकर और तुम्हारे अंदर क्या डिफरेंस है भाई? तुमको भारत रत्न क्यों नहीं दिया? तो वही तो कहता हूँ, अगर राजा को कुछ अगर गिफ्ट मिलता है बाहर से तो वो कह देगा अवार्ड मिला है मुझे, तो नाम तो कुछ भी कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड conferring
डेकोरेशंस बोलते हैं इनको, डेकोरेशन। आपने घर में दीवार पे कहीं रखा है तो डेकोरेट हो गया आपका घर। कन्फरिंग डेकोरेशंस, कन्फरिंग डेकोरेशंस सच एज भारत रत्न। पास तुम में से कोई भारत रत्न मिल जाए, तुम में से किसी को, तो फिर मैं देखूं अच्छा ये तो पढ़ाया हुआ है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, ये सारे जो डेकोरेशंस हैं ये इंडियन स्टेट देता है। ठीक है, जब ये ऐसे डेकोरेशन देता है तो इसका क्रिटिसिज्म होता है। फिर क्या क्रिटिसिज्म है, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? पहला तो ये कि इनको क्यों क्यों नहीं मिला, सचिन तेंदुलकर क्यों मिला। ठीक है, लिखो क्रिटिसिज्म। और फिर ये बात जाती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसके बाद ये बात खत्म। क्रिटिसिज्म, किसी भी बात का क्रिटिसिज्म करना अगर तुमको करना हो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो सोच लेना कि तुम्हारी ये लाइन 90% ठीक होगी कि दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 14। ठीक है, तो लिखो दिस इज अगेंस्ट प्रियम्बल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18। सही है गलत है? नहीं, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही होती। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन द प्रियम्बल। आप इंग्लिश में ले सकते हैं, मतलब ऐसे लिख पाएंगे। नहीं, ये तो नॉर्मल बात है कॉन्स्टिट्यूशन की। एन श्राइन देखा, श्राइन का मतलब जानते हो क्या होता है? श्राइन क्या होता है? श्राइन मूर्ति की मूर्ति होती है जो मंदिर के अंदर, तो इसके आगे ईएन लग जाए, एन श्राइन, तो समझते हो ये कितना भारी वर्ड है ये। एनश्राइंड मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक टेम्पल है, उसके अंदर कुछ मूर्तियां रखी हैं जैसे सोशलिज्म स्थापित किए। एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोग रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं, डेप्थ नहीं आती उसमें फिर। ठीक है, तो ये वर्ड यूज होगा। एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्बेडेड मतलब वो ठोक के निकालते हैं ना, तराशते हैं। आ जाएगा, लिखोगे तो आ जाएगा, एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो एक चीज दिखाता हूं आपको, सुनो। ये यार उसमें है क्या वो, पंद्रह अगस्त 26 जनवरी की परेड देखी है आपने कोई? टीवी में देखते हो परेड है? उसमें ऐसा हो सकता है कि आगे वाली बेंच पे जाके कोई भी बैठ जाओ, तो फिर क्या तरीका है भाई? इक्वालिटी का मतलब तो ये है कि सब देश के नागरिक बराबर हैं, और जो सबसे आगे कुर्सी रखी है उस पर जाके बैठूंगा मैं, है? मतलब कहां कहां इनइक्वालिटी को खत्म करोगे? तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है हमारे देश के अंदर, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अब जब ऐसा कोई फंक्शन होता है तो इस सीक्वेंस में बैठते हैं सब। ठीक है, अब इसमें भारत रत्न भी है एक। अब बताओ तुमको क्यों नहीं मिला? ये तो गलत बात है। अगर ऐसी बात है भारत रत्न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर यहां क्यों बिठा रखा हूं? 7वें नंबर पे देखो, होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन। अरे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी उसके पीछे बैठेंगे। बस यही मैं इंतजार कर रहा था कि टैलेंट भी एक चीज होती है भाई। इक्वालिटी डज नॉट मीन टू डिस्करेज द मेरिट, बट इसका एक आर्गुमेंट ये भी कि मेरिटोक्रेसी विदाउट इक्वालिटी इज मीनिंगलेस। तुमने ही तो बोला था कल। फिर ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, बट बात ऐसी है, इसमें एक लाइन लिखी ऊपर, उसको देखो।
दैट इट हैज नो एप्लीकेशन इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये सिर्फ एक बस है, इज्जत, रेस्पेक्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर ऑफ द स्टेट विद रेस्पेक्टिव स्टेट्स, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके, उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये 5A मतलब ऐड किया गया बाद में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, होल्डर ऑफ भारत रत्न, फिर बाहर के जो एम्बेसडर्स वगैरह रखे हों, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी आप वाले चेयरमैन, सीएजी, सीईसी, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और ये सब। तो ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, ये केवल बना रखा है कि कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें थोड़ा सा मैनर बना रहे कि ऐसे प्रेसिडेंट के आगे कोई और बैठा तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें ये है होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन है, आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। यूपीएससी इस तरह की क्वेश्चन कभी पूछ ले तो दिक्कत हो सकती है, जैसे फ्लैग कोड पे क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट बात ये है कि भारत रत्न इज यूज्ड इन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, ये क्रिटिसिज्म है इसका। ठीक है, लिखना नहीं आपको, बस जाके एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। अभी ध्यान होगा, अभी प्रेसिडेंट है, शुरुआत के 4-5 आएंगे आएंगे तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर ऑफ द स्टेट, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है भाई, इसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट है कि गवर्नर है, यहाँ कुछ गलती हो सकती है, इतना ही ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं रखना। और क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है इसका? वंस ए नैरो स्ट्रीम हैज बिकम अ फ्लड, किसी जमाने में शुरू किया था 1954 में कि कोई एक्सेप्शनल सर्विस टू द पब्लिक करता है तो उसको देंगे, बट अभी तो पार्टी लाइंस पे चलने लग गया। तो पता है इस साल कितने भारत रत्न मिले? बहुत सारे। कितने होते हैं? देखो, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, और स्वामीनाथन, एमएन स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, खूब दिए जा रहे हैं भारत रत्न, ठीक है। तो लिखो वंस स्ट्रीम हैज बिकम ए फ्लड, तो ये भी लोगों को दिक्कत है, इतने क्यों दिए जा रहे हैं? देखो क्रिटिसिज्म जब वो करते हो तो पूरा बस बेइज्जती कर दिया करो उस बात की, उस आर्गुमेंट की, कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो घोर अन्याय है, और जैसे इसके फेवर में आ जाओ तो ऐसी बातें लिखना कि खुद को ही शर्म आ जाएगी, पिछला वाला भी मैंने लिखा था क्या। एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नो पीनल प्रोविजन, जैसे है ना आर्टिकल 17 में, अगर कोई अनटचेबिलिटी को एनकरेज करता है, प्रैक्टिस करता है तो उसको सजा मिलती है, बट अगर कोई इसे एज एन टाइटल यूज कर ले तो उसको सजा नहीं मिलती है, ठीक है। नो पीनल प्रोविजन, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट क्रिटिसिज्म है वो मेरे को बताने में बड़ा मजा आएगा, आपको सुनने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे, हु कन्फर दीज अवार्ड्स? अरे प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट? मोदी जी। गवर्नमेंट ऑफ द डे इज नॉट द बेस्ट जज ऑफ मेरिट। क्या सिर्फ मोदी जी को ही पता है कि कौन ज्यादा होशियार है, जिसने पब्लिक सर्विस में बहुत कुछ किया है? क्या हमसे नहीं पूछ सकते? क्या पार्लियामेंट से नहीं पूछ सकते? या सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी कमीशन नहीं हो सकती जो बताए? तो इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी है, गवर्नमेंट ऑफ द डे इज नॉट द बेस्ट जज ऑफ मेरिट। ठीक है। भाई अगर अगर मान लो किसी ने टाइटल पे यूज कर भी लिया तो उसका बस ये हो सकता है कि उस रिवोक कर लेंगे, पर अगर लो होता है एक और
तो फिर सजा भी मिलती। समझ पा रहे हो? हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा हुआ है और आपको लगता है कि कहीं वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 18 का, तो यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल रीइंस्टेट योर फंडामेंटल राइट। बट अगर पीनल भी होता तो फिर उसको सजा भी मिलती। ठीक है? सो अमिड दीज क्रिटिसिजम्स, AMID लिखो अगली लाइन, अमिड दीज क्रिटिसिजम्स these awards were stopped in 1977. Amid these criticisms, these awards were stopped in 1977 by मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। आपको पता है 1977 में क्या हुआ था? पढ़ा तो था हमने, रिजर्वेशन के टाइम पढ़ा था हमने। 1977 मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? उसके बाद में जैसे इंदिरा गांधी जी आती 1980 में, they were reinstated. In 1977, Morarji Desai government stopped conferring these awards. Again, Indira Gandhi 1980 started these awards. ठीक है? इंदिरा गांधी ने देना, इंदिरा गांधी रीस्टार्टेड। ठीक है? अब ये तो थी राजनीति की बात कि जनता गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए। और एक बार ऐसा भी हुआ था, वो आपको ध्यान देने की बस बात है, वो लिखने की नहीं है। आचार्य कृपलानी एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आए थे 1969 में कि इन टाइटल्स को पार्लियामेंट्री लॉ लेके खत्म कर दो, बट वो बिल पास नहीं हो पाया और ये इस तरह से है। उसके बाद कुछ पिटिशंस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फाइल हुई कि इस तरह के अवार्ड की वजह से बाकी लोग इंफीरियर फील करते हैं कि भाई भारत रत्न मिल रहा है, हम तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है लोगों को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इनको इनके ऊपर स्टे लगा दिया 1992 में। ठीक है, लिखो अगली लाइन। MP High Court stayed these awards again in 1992. Stayed, STAYED, stayed these decorations in 1992. ठीक है? फिर MP हाई कोर्ट से ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को बोलते हैं बालाजी राघवन केस। ठीक है, राघवन, बालाजी राघवन केस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड अपहेल्ड वर्ड जब भी आता है समझ लीजिए ग्रीन सिग्नल है। अपहेल्ड नहीं होगा तो क्या हुआ? इसका ऑपोजिट क्या है? विदहेल्ड। स्ट्रक डाउन भी होगा, स्ट्रक डाउन कह सकते हैं आप। अपहेल्ड का मतलब होता है डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक डाउन का मतलब होता है डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दीज टाइटल्स, सॉरी टाइटल तो नहीं कहेंगे, दीज डेकोरेशंस एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉट वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18। ठीक है, नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18। साल है 1995 की, फिर से चालू हो गए, आज तक चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसमें दो तीन बातें सुप्रीम कोर्ट ने साथ में कही। पहली बात, मस्ट नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स विद नेम। मस्ट नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स। सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं लिख सकते नाम अपना कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वो केवल अपना सचिन तेंदुलकर ही नाम लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? अब ऐसे तो देखो वायलेशन कभी भी होता ही है चीजों का। ऐसे तो मैं ये भी जानता हूं कि जैसे कुछ खिलाड़ी हैं
जो राजनीति में आ गए और उनको कुछ अवार्ड मिल गया, तो उन्होंने जो ग्रीन कलर के बोर्ड नहीं होते जो ऑफिशियल्स को मिलते हैं, उसमें लिखा रहता है पद्मश्री दिस एंड दैट, घर उधर है, होता ही है। टाइटल्स की तरह इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या की, लिखो, इक्वेलिटी डज नॉट मैंडेट द merit not be recognized, merit not be recognized। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन लिख लो। अब कंक्लूजन लिख सकते हो खुद कुछ, अगर इस पूरी बात का कंक्लूजन हो कि भाई देखो ये अवार्ड मिलने तो चाहिए, बट ये बातें इसमें ध्यान रखी जानी चाहिए, क्या लिख सकते हो बताओ? नहीं लिख सकते तो मैं लिखाऊं, लिखा दूं? मस्ट नोट बी ऑन पार्टी लाइन्स, पहली बात, मस्ट नोट बी ऑन पार्टी लाइन्स। बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, जनरल वर्ड्स हैं, हमेशा यूज कर सकते हो आप। मस्ट बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये कहीं भी लिख लेना आप इन वर्ड्स को, कहीं भी मतलब ऐसे नहीं कुछ भी, कहीं भी थोड़ा सा तो एप्रोप्रिएट जगह होनी चाहिए ना। मस्ट नॉट बी पॉलिटिकली बायस्ड, अब इधर देख लो, भारत रत्न इज यूजुअली लिमिटेड टू 3 रेसिपिएंट्स पर ईयर, बट देयर हैज बीन exceptions। 1999 the government broke the rule and awarded 4 people Bharat Ratna: Jaiprakash Narayan, Amartya Sen, Gopinath Bardoloi and Ravi Shankar। 2024 the government broke the rule again and awarded 5 people Bharat Ratna। The Bharat Ratna is an award given to recognize exceptional service or performance in any field। The Prime Minister recommends recipient to the President, Modi ji आगे बीच में, who then signs a certificate and medallion to the recipient। The award doesn't come with any monetary grant or gain। ये है, इनके नाम याद कर लेना, अगर क्वेश्चन आ गया गलती से तो स्टेट पीसीएस में तो पूछा जा सकता है। एमएस स्वामीनाथन, एल के आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर फ्रॉम बिहार, इनको ये अवार्ड मिला है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सो अब बात ऐसी है, थोड़ा सा डिस्कशन के लिए ऐसी, एक राजस्थान हाईकोर्ट राजा महाराजाओं का स्टेट है, तो वहां पे एक मामला आता है। मामला ऐसा है कि जहां का मैं हूं उसके पास एक जगह है सिविल लाइंस, सिविल लाइंस के अंदर एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा था 2 भाइयों का, और उनके भाई के पापा का, जो दोनों भाई हैं उनके पापा का नाम था लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में, सिविल कोर्ट में प्रॉपर्टी को लेके। तो केस का नाम बना एक्स सन ऑफ राजा लक्ष्मण वर्सेस वाई सन ऑफ राजा लक्ष्मण सिंह। अब ये मामला चला गया उधर हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में। तो जो हाई कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा ठीक है मामला तो बाद में देखेंगे, पहले राजा किस कौन है इसको बुलाओ, ठीक है। तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उन्होंने पूरा मामला सुनने की बजाय एक रिट इशू की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, उन्होंने क्वेश्चन पूछा whether this raja as an suffix or prefix be used in a constitutional court। कि आप बताओ भी क्या लगता है आपको, करें नहीं करें? स्टेट कैन नॉट कन्फर टाइटल, ये तो क्लियर है। ये राजा किसी स्टेट ने नहीं बोला उसको, उन्हें खुद ने लिख दिया मैं राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। ये मामला जब राजस्थान हाईकोर्ट के सामने गया तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि प्राइवेट पर्सन अपनी मर्जी से जो भी लिखे सर क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके। तो उस समय राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी कुछ बातें कही जो आपको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो भैया बात ऐसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एक वर्ड है फ्रेटर्निटी, ठीक है। उस फ्रेटर्निटी का मतलब अगर आपको समझना हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से समझो। उन्होंने कहा फ्रेटर्निटी वुड मीन द ब्रदरहुड among the citizens, and if a particular person call himself raja, so it will undermine the brotherhood। and in a country which is full of communalism, regionalism, linguism, communalism मतलब धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ना, रीजनलिज्म मतलब मैं साउथ इंडिया, मैं नॉर्थ इंडिया, लिंग्विज्म मतलब कि मेरी लैंग्वेज बेटर है,
ऐसे देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेटर्निटी। अगर इसे आपको एक बना के रखना है तो फ्रेटर्निटी विल एंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे समझाया। इन बातों को देखते हुए ये तो तय है कि आर्टिकल 18 में तो स्टेट कन्फर नहीं करेगा, बट आप कुछ ऐसी पब्लिक ऑफिस हैं, पब्लिक डोमेन है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, इनके अंदर किसी भी तरह का प्रीफिक्स या सफिक्स यूज नहीं करेंगे, विच इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 फिर जैसे आप कई बार समझ नहीं आई बात तो बोले चलो और समझाते हैं। उन्होंने कहा 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था हमारे, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट by which Indira Gandhi removed the privileges which were given to the rulers। इंदिरा गांधी ने कहा कि जो प्रीवी पर्स मिलता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये राजा हमारे देश के अंदर आए थे तो उनको कुछ पैसा मिलता था और वो पैसा डायरेक्टली हमारे टैक्स से जाता था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि सामाजिक न्याय तभी आएगा जब ये पैसा इनके पास ना जाके लोगों में बटेगा। इनका कोई अभी सोशल रोल है नहीं। वी रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट इन फिलैंथ्रोपी, कि लोगों को जो राजस्थान में तो राजाओं ने बहुत कुछ किया है तो उनकी फिलैंथ्रोपी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बट आज उनका रोल नहीं है। तो इस 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 363 ए एक आर्टिकल इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इस 363 ए के अंदर बताया गया कि अब राजा वो हैं जो आज से पहले थे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते कितना जोरदार है कि ये राजा हैं, इनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, तो इसमें यही लिख दिया कि राजा वो है जो आज से पहले थे। तो मतलब आज का कोई राजा नहीं होगा, डिलीट भी नहीं किया इसको। तो उन्होंने कहा अगर इन दोनों को ध्यान में दें और आर्टिकल 14 को भी देखें, आर्टिकल 18 को भी देखें, प्रियम्बल के वर्ड फ्रेटर्निटी को देखें, तो इन सब को देख के तुम्हें क्या लगता है राजा लिखना चाहिए? तो इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया दैट फ्रॉम नाउ ऑन इट वुड बी violative of the spirit of the constitution if someone use any hereditary title as an prefix or suffix in any document which is present before a constitutional court, a tribunal, public office, public domain, and even in general public. So this was the ruling by Rajasthan High Court. ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। यहां पे होती है इक्वेलिटी समाप्त। अब हम आते हैं आजादी की ओर, दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम, यहां तक समझ में आ रही चीजें? क्लियर कट मामला एकदम? ठीक है, हम चलेंगे फ्रीडम की ओर। अगेन इट्स एन वेरी पावरफुल सोशल एंड मोरल कॉन्सेप्ट, फ्रीडम, जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ी। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस इज, तेज करना है, बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब तुम्हें, अच्छा ये एसी में बढ़ाना घटाना समझ नहीं आता। एसी तेज कर दो, अब तेज करने वाले तुम्हें सर्दी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? अरे बेटा 20 में बैठे थे इतनी देर तक, डायरेक्ट हवा, ठीक है तो कुर्सी अपनी उधर उधर रख लो कहीं। This is the core of fundamental rights. This is the heart of part 3. This is the most interpreted article of Indian Constitution. Supreme Court is the guardian of fundamental rights, or you may say guardian of Constitution. Prelims 2015. Which of the following is the guardian or custodian of Indian Constitution? President of India, Prime Minister of India, Supreme Court of India,
और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? सुप्रीम कोर्ट। अभी तो मजा आ रहा है, बट वहां पे ये था कि प्रेसिडेंट करे कि सुप्रीम कोर्ट करे। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब कस्टोडियन का मतलब ऐसा लगता है किसके पास रखा हुआ है? अब रखा हुआ तो सबके पास है, मेरे पास भी है, पर मेरे पास बुक है, बट हु इज द कस्टोडियन? तो यहां से आंसर आता था द सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन एंड गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और गार्जियन का काम क्या है? इसे इंटरप्रेट करना, अगर इसकी किसी बात को समझाना है अच्छे से कि इसका मतलब क्या था, कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या चाहते थे ये लाइन लिखते वक्त, उनके मन में क्या था, उनके मन की कौन जानता है? सुप्रीम कोर्ट। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आर्टिकल आपके सामने आएगा, आर्टिकल 19, इसका इतना इंटरप्रिटेशन हुआ है, इतना इंटरप्रिटेशन हुआ है, बहुत हुआ है। तो हमारा दोस्त कौन? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी, बस सब कुछ जुडिशरी है। इन आर्टिकल्स को देखें तो जुडिशरी ही सब कुछ है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि बहुत ज्यादा राइट सिटीजन को मिले, क्योंकि इससे सरकार लिमिटेड होती है। और जुडिशरी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिले, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राइट्स मिले, बिकॉज इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट टू सी वेयर सिटीजन्स फेल्स, it is the function of a citizen to see where the government fails. ये क्वेश्चन भी तुमसे पूछा था मैंने, ठीक है? तो अभी यहां पे थोड़ा सा फ्रीडम के बारे में सुनो। फ्रीडम होता क्या है? व्हाट इज फ्रीडम? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम? व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? preamble of the constitution talks about liberty. Liberty of what? Thought. Thought and expression. थॉट एंड एक्सप्रेशन, आप क्या सोचते हो और आप क्या एक्सप्रेस करते हो, इस चीज की लिबर्टी होगी। दिस इज रिटन इन द प्रीएम्बल। और उसी लिबर्टी में कुछ रिलीजियस लिबर्टीज की बात की गई है, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 के टाइम। अभी थॉट एंड एक्सप्रेशन की डिटेल सर्वे कर लेंगे अभी, कि 1950 से लेके आज तक सरकार ने आपकी जुबान बंद करने की कोशिश कैसे की, और सुप्रीम कोर्ट ने वो पट्टी, वो टेप कैसे हटा दी। पूरा मामला सिर्फ यही है। सम विल से दैट फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। इज इट करेक्ट? If I say freedom means absence of restrictions, do you agree or not? क्यों? लिमिट नहीं होगी। भाई आजादी का तो यही मतलब है ना कि कोई हमें कोई कुछ कहने के लिए दबाव ना डाले, हमें रेस्ट्रिक्ट ना करे। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, एब्सेंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, सामने वाले के राइट्स वायलेट ना कर पाए। बहुत अच्छी बात है। एक मैक्सिम हुआ, मैक्सिम का मतलब होता है कहावत या फिर कुछ ऐसी डॉक्ट्राइन, कोई बात, यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट के अंदर। उसमें जो आपने बताई उन्होंने इंग्लिश में बोल दी वो बात। वो इस तरीके से थी that you have right to move your arms freely until it contravenes another one's right to protect his nose. है? हाँ, मतलब आपके पास राइट है हाथ घुमाने का, पर किसी की नाक पे ना लगे, क्योंकि अगले को भी राइट है अपनी नाक बचाने का। तो इट मीन्स देयर आर सर्कल्स जिसमें आपको रहना है, ठीक है? इसी के साथ अब ये तो सिंपल सी बात है कि आपके राइट्स के साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, ठीक है? और सब अपने राइट्स को एंजॉय करने के साथ ड्यूटीज को भी ध्यान रखें, तभी सोसाइटी सिविलाइज्ड हो सकती है। किसी भी सोसाइटी में पूरी तरह का फ्रीडम नहीं मिल सकता, बिकॉज नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन अफोर्ड कंप्लीट फ्रीडम। एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं हो सकता किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर। अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम हुआ तो सब एक दूसरे को मार देंगे, कोई टेंशन ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। तो इसलिए कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं उस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। और इसी बात पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया।
वो आपसे पूछेंगे कि लिबर्टी का क्या मतलब होता है, एब्सेंस ऑफ लॉज और मैनी लॉज और लॉज मेड बाय पीपल। ठीक है, तो ये आपसे पूछेंगे हम, ये पूरा डिटेल में करने के बाद। दूसरी इसके अंदर होता है एक हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल फ्रीडम के अंदर, हार्म प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर आप बैठे हो और आपको ये आजादी है कि आप बोल सकते हो, ठीक है, बट इट मस्ट बी डिसेंट। एक दूसरा सर्किल है ऐसे, एक दूसरा सर्किल है ऐसे, तीसरा ऐसे, ठीक है, सेम पर्सन है, दिस सर्किल और द सर्कमफ्रेंस डिनोट्स द अमाउंट ऑफ फ्रीडम दिस पर्सन हैज। इस सब को डिसेंसी के अंदर रह के बोलना है, एंड द स्टेट विल डिसाइड व्हाट इज डिसेंट। स्टेट कहेगा कि देखो ये बातें नहीं बोल सकते आप, ये इनडिसेंट है। तो ये पर्सन और ये पर्सन, इन तीनों में से कौन ये चाहेगा कि सर्किल मेरा और बड़ा हो जाए? लास्ट वाला, कितना बड़ा हो जाए सर्किल? इतना हो जाए। तो इट मींस इस डायरेक्शन में अप्रोच होगी एक पर्सन की और इस डायरेक्शन में अप्रोच होगी स्टेट की। स्टेट मेरा मतलब है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट चाहेगी आपका जो सर्किल सर्कमफ्रेंस है कम से कम होता रहे। कम से कम में मतलब मैं डिसेंसी की बात को अगर लेके रखूं तो मैं कहूंगा कि आपने अगर किसी को तू भी बोल दिया तो आपको पुलिस उठा ले जाएगी, तो इसका मतलब सर्किल बहुत छोटा हो गया है। अगर आपने तू से ऊपर कुछ भी बोल दिया तो आप अरेस्ट हो जाओगे। और सर्किल जब बड़ा होगा तो इट में थोड़ी थोड़ी गाली भी दे सकते हो, समझ रहे हो? अब ये सर्किल हटा दे इसको, जा सिमरन जा, तो फिर क्योस इन सोसाइटी, क्योस, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। तो इट मीन सर्किल हैज टू बी देयर, बट द साइज ऑफ सर्किल is the conflict between judiciary and government. Size of circle is the real conflict which we gonna study in the next 2-3 hours. सारी लड़ाई इस सर्कल की है कि कितना छोटा हो कितना बड़ा हो। सरकार चाहती है कि बस गलाएं घोंट दे, इसी में फंस जाओ इधर ही, और इन सुप्रीम कोर्ट इधर इस तरफ धक्का दे रहा है। आप 1950 से देखोगे ना तो आपको पता लगेगा सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्किल को बहुत बड़ा कर दिया है। ये जो मजे हो रहे हैं ना आपके बोल बच्चन, जब किसका मन किया मीम बना दिया, जिसको जो बोल दिया, सब कुछ बोल रहे हैं, धर्म के नाम पे बोल दिया, सब चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्किल को बड़ा कर दिया है। शुरुआत में 1950 में सर्किल छोटा था, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो केसेस में डिस्कस करूंगा तो उस केसेस के साथ आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से इसके इंटरप्रिटेशन से हमारा फ्रीडम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर इस राइट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जब तक आप बोल नहीं सकते हैं, आप डिसेंट नहीं कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते हैं, आप डिसएग्री नहीं होंगे, तब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी। आप वही बोलेंगे जो सरकार चाहेगी, तो फिर क्या बोलेंगे? इन अ डेमोक्रेसी एवरीबडी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी सिंग्स द सेम सॉन्ग। सबको एक ही म्यूजिक पसंद है क्या? तो सबको एक ही गवर्नमेंट कैसे पसंद हो सकती है ना? तो डेमोक्रेसी का मतलब तो ये है कि डिसएग्री, डिससेटिस्फेक्शन, आर्ग्यूमेंट, छेड़ना, बार बार मोदी जी गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ओपोजिशन, ओपोज करना, उनको बताना कि तुम गलत कर रहे हो। अब ये सर्किल छोटा होता बोल नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे और सीधा जेल। आपने कहा कि मोदी जी की ये पॉलिसी मुझे पसंद नहीं है, अरे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कब होगा? कब होगा पीसफुल पावर ट्रांसफर ऑफ पावर? मतलब मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, दूसरे प्रधानमंत्री कब बन पाएंगे? जब ये सर्कल बड़ा होगा और आप खुल के बोल पा रहे हैं कि देखो सर की इतनी कमियां इस सरकार में, अगर ये सरकार आ गई तो देश डूब जाएगा, ये सब बोलो, कुछ भी बोल दो, ये कर दो। अगर जब ये सर्कल छोटा होगा तो आप सिर्फ ये कहेंगे
कि मोदी जी अच्छे नेता नहीं है और आप अगले दिन यू लैंड अप इन जेल, एंड दैट इज लॉफुल। ये अनलॉफुल आपको अरेस्ट नहीं किया, लॉफुल है, क्योंकि लॉ ही ऐसा बना दिया है कि आपका सर्कल बहुत छोटा हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? ऐसे सभी लॉज को स्ट्रक डाउन करना। क्या करना? जैसे हमने डिस्कस किया था 66A ऑफ आईटी एक्ट, उसमें ये था, उसकी मैं एग्जैक्ट वर्डिंग बताता हूं, आएगा हमारे सामने अभी। इफ एनीबडी राइट्स समथिंग ऑन सोशल मीडिया which incites or annoys somebody, incitement on offense or annoys somebody, then he could be jailed for 3 years, up to 3 years। अब ये लाइन मतलब आपको बिल्कुल रोक के रख दिया है कि आपने कुछ भी ऐसा लिख दिया और उनको बुरा लगा तो आप जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देखा इतना छोटा सर्किल, कुछ भी बोलेंगे तो जेल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हटाओ इसको, जीरो, स्ट्रक डाउन। नेक्स्ट एक केस आएगा कि आपने खड़े होकर नेशनल एंथम नहीं गाया, तो अगर ऐसा किया तो आपने क्राइम कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का अरे नहीं ये तो गलत बात है, देखो ऐसा नहीं हो सकता, इसको हटा दिया। नेक्स्ट एक केस आएगा, किसी ने झंडा फहरा दिया इंडिया का, तो गवर्नमेंट पूछ गई तुमने झंडा कैसे फहराया, दिस इज अगेंस्ट फ्लैग कोड एंड दिस इज ए क्राइम, तो सुप्रीम कोर्ट बोले नहीं गलत बात, इसको भी हटाओ यहां से। तो इस तरीके से सरकार बहुत कोशिश करेगी आपको दबाने की, सुप्रीम कोर्ट आपको बचाने की। दिस इज आर्टिकल 19, ये चलेगा, ठीक है। वी हैव टाइम, सो लेट अस स्टार्ट। और जब क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर स्कोप ऑफ आर्टिकल 19, स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आपको इसी तरीके से समझाना है। कंक्लूजन इंट्रोडक्शन जब करते हो ना आप, तो वहां पे आर्टिकल से बहुत अच्छा आंसर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से अच्छा होता है। शुरुआत कर दी इन आर्टिकल 19 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो समझ जाएगा ना भाई साहब, मामला गड़बड़ है, डेप्थ नहीं है। आप थोड़ा सा लिखो डेमोक्रेसी के बारे में शुरुआत में, पीपल्स राइट टू एक्सप्रेस देयर विल, इस तरह की बातें लिखो, जो कॉन्सेप्ट है उस पे जाओ, कॉन्सेप्ट के पीछे ही तो ये सारे। सो आर्टिकल 19 को एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर लिखा क्या है। आर्टिकल 19 कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री सुनने की इच्छा है कि इसकी, या फिर सीधा शुरू करें आर्टिकल 19 है? देखो तुमने ये सुना होगा कि 1215 के आसपास मैग्ना कार्टा आया था, तो वहां पे थोड़ी सी राइट थी, बट उसके बाद बिल ऑफ राइट्स इन 1689, वहां पे थोड़ी सी बात की गई थी किसकी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। और ये ध्यान रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबसे पहली बार पार्लियामेंट के लोगों को मिला था, जनरल पब्लिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं हुआ करता था। शुरुआत में 1689 के अंदर पार्लियामेंट के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया था कि तुम बोल सकते हो जो मर्जी करो। उसके बाद मैन, राइट्स ऑफ मैन आया, राइट्स ऑफ मैन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताया था मैंने 1791 में पहला अमेंडमेंट हुआ था, 10 अमेंडमेंट हुए थे जो बिल ऑफ राइट्स है। उसके अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, उसका जो फर्स्ट क्लॉज है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का पहले अमेंडमेंट का पहला क्लॉज इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड दैट इज एब्सोल्यूट। वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोलने के ऊपर, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन बाद में लगाए कि ये नहीं कर सकते, बिकॉज सिविलाइज सोसाइटी में एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं होता, अनटचेबिलिटी एब्सोल्यूट है, उसका एवोल्यूशन एब्सोल्यूट है, ध्यान रखना, उसका एक्सेप्शन नहीं है। तो पहली बात 1215, फिर बिल ऑफ राइट्स, फिर राइट्स ऑफ मैन फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है बहुत सालों बाद, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। अब देखते हैं हमारे इसके अंदर है क्या। तो पहली बात तो ये कि ये सबसे पहले पार्लियामेंटेरियन को मिला था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह ये बात लिखी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
पहली सिटीजन्स के लिए 19 में और पार्लियामेंटेरियंस के लिए 105 में और 194 में एमएलए के लिए। तो वो तो एक ही हो गए मतलब। तो हमारा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उनका भी। ठीक है। सो आर्टिकल 19 इसे बहुत गौर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी स्कीम कैसे है। 19(1)(a) 19(1)(a इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन्स। इन 19 जो आर्टिकल है सिर्फ सिटीजन्स को है, उनको नहीं है, एलियंस को, फॉरेनर्स को। ठीक है, सिटीजन्स को है 19(1)(a), फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, ये 19(1) के सब क्लोज हैं सारे। 19 clause 1 सब clause हाँ ठीक है। उसके बाद यहां है 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6). याद नहीं करना आपको, याद सिर्फ एक बात होनी चाहिए, 19(1)(a) बस। मैं समझा रहा हूं तुम्हें सिर्फ। ये जो है 19(1)(a), दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर केवल ये है। इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, हम पहला पूरा डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे क्योंकि एक्सपेंशन भी इसी का हुआ है। बाकी इसके अंदर जो राइट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। जैसे आप कहीं भी घूम सकते हो, आप असेंबली कर सकते हो, आप एसोसिएशन बना सकते हो, थ्रू आउट इंडिया मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। बट व्हाट इज द कोर, व्हाट इज द हार्ट? हार्ट इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आगे का देखें एक बार, देखने के लिए, समझने के लिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पीसएबली असेंबली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के आप एक क्लास में बैठ के पॉलिटी पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास है तो अभी बता दो। है? अरे तुम तो फिलोसॉफिकल हो गए सर। ये कह रहा पेन इज द, यू नो, क्या कहते हैं, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। ओसो बैठे सारे यहाँ। असेंबल हो सकते हो आप। थोड़ा सा महसूस करो इस बात को कि अगर आप असेंबल ही नहीं हो सकते हो तो पॉलिटी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। ठीक है, असेंबल का मतलब केवल ये नहीं कि तुम यहां बैठे हो। असेंबल तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो असेंबली नहीं है, वो डिजिटल असेंबली है। और मेरे को लगता है आजकल वहां ज्यादा आइडिया शेयर हो रहे हैं। अगर मान लो 20,000 मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर और आपने एक बात लिख दी, कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है वोट के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर। तो वो भी इजाजत है हमारे यहाँ। असेंबली, कहीं भी असेंबली, डिजिटल असेंबली, इधर उधर कहीं भी बात मौज। उसके बाद टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन आप बना सकते हो। एसोसिएशन समझते हो? डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंजीनियर्स एसोसिएशन, यूपीएससी में जो आईएएस होते हैं उनके बाद अलग से एसोसिएशन है, लॉबी होती है सारी। उसके बाद यूनियन बना सकते हो, यूनियन, लेबर यूनियन। ठीक है, बहुत सारी यूनियन होती हैं। ये जो आप कांग्रेस की कौन सी है, एबीवीपी कौन सी है, एनएसयूआई, एबीवीपी, जितने भी ग्रुप्स हैं ये किसको अवेल कर रहे हैं, आर्टिकल 19(1)(c) को। ये फॉर ग्रांटेड नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो अभी तक बंद करवा देते लोग। ठीक है, और फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में यहां लिख दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आप बना सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। 93rd अमेंडमेंट से इस वर्ड को ऐड किया गया था।
ठीक है, यहां तक तो ठीक है, आप बोल भी सकते हो, आप बैठ भी सकते हो, आप एसोसिएशन भी बना सकते हो। अब ये सारे काम आपने कर लिए, अब आपको मन कर रहा है ये सारे काम जाके केरला में करने हैं। सो यू हैव द राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मूव फ्रीली। मूव तो वैसे भी हो सकता है कि भाई हर बॉर्डर पे आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, टोल की बात अलग है। देखो, टोल की बात अलग है कि बस सरकार ने कह दिया कि ये तो बस पेमेंट वो है, सेस है, देना पड़ेगा। तो आप इस आर्टिकल को इन्वोक कर सकते हो, आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इन आर्टिकल्स की हिस्ट्री में जाने की हमें जरूरत नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा फिर कि आर्टिकल कहां से लिए गए, सोर्स। जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक शहर है, उसकी लड़ाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात जब चल रही थी, उस समय की कहानी है। वो छोटा सा शहर है, उसमें ये मूवमेंट को लेके बड़ी दिक्कत हुई थी, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंसर्ट किया गया, तो वहां से हमने इसे लिया है। वो आपको ध्यान नहीं रखना। उसके बाद डी में क्या है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब घूम भी लिए, अब क्या करना है, क्या चाहते हो? हम्म, अब गए और नैन लड़े। तो थोड़े दिन तो क्या होती पहले, अरे सीधा ही डेटिंग है। तो उस टाइम पीरियड के लिए आप रिसाइड कर सकते हो वहां पे, यू कैन रिसाइड। आप रुके और उसके बाद ये हो गया कि अब तो जा ही नहीं सकते, अब होना है सेटल। तो रिसाइड एंड सेटल। इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो रोमांटिक लाइफ है वो होगी खत्म। अब किसका ध्यान देना पड़ेगा? चाय, चीनी, दाल, इनके भाव क्या है, हो गए प्यार व्यार सब सेटल वेटल हो गए, डिसाइड वगैरह। अब आपको करना है काम। तो आपको ये आजादी भी होनी चाहिए। तो आपको क्या आजादी है? प्रोफेशन। ये एफ हटा देना बीच में एक बार, एफ में कुछ मत लिखना, ठीक है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया लिख लिया। फिर लिखो जी वाला, जी में क्या है, टू चूज एनी प्रोफेशन ठीक है, एनी प्रोफेशन, और उसके अलावा ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। ठीक है, ये सारी आजादियां आपको हैं। 19F में हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें लिखा हुआ था यू हैव फ्रीडम टू एक्वायर, यूज एंड डिस्पोज। खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो, बेच सकते हो, योर प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल राइट था पहले, 1978 में अमेंड करके उसको हटा दिया यहां से, तो अब वो नहीं है। तो 19(1) में क्या है, ट्रेड का फ्रीडम आपको। इन सब में जो सबसे जरूरी है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और सबसे ज्यादा डिबेट रहता है वो किस पे है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ मैं आपको बता दूं कि जब भी कुछ करंट इवेंट होता है और बहुत ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, नेशनल कंसर्न का कोई मामला होता है, तो यूपीएससी किसी भी एक सब क्लोज से भी क्वेश्चन बना सकती है। लुक एट दिस मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोरोना के टाइम में बंद हो गया था, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था, मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज नॉट एब्सोल्यूट डिस्कस। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट डिस्कस। अब हम देखते हैं नॉट एब्सोल्यूट क्यों बोला, फर्स्ट प्लेस पे यूपीएससी ने क्यों बोला। इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि यहां एक और लिस्ट लगी हुई है इसी आर्टिकल में। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सर्किल को ही हटा दें और सिमरन जहां मर्जी जाए तो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति रहेगी नहीं। तो ये सर्किल तो लगाना पड़ेगा, बट कोशिश ये रखेंगे कि सर्किल बड़ा रहे।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बातें बताई, उसमें इन्होंने कहा कि आपका जो 19(1)(a है दैट कैन बी रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड ऑन सम ग्राउंड्स। आप बोल सकते हो कुछ भी, आपकी मर्जी है, बट हम इसे रोक सकते हैं कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, एंड दैट ग्राउंड्स आर फर्स्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। भाई देश के खिलाफ बोलोगे तो फिर आजादी का क्या मतलब, देश ही नहीं रहेगा तो आजादी का क्या करेंगे। फर्स्ट इज 19(2) में क्या लिखा है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। और क्या अगर आपने कर दिया तो आपके मुंह पे टेप लगाई जा सकती है, डेफेमेशन। ऐसा क्या किया आपने, योर विच आर्टिकल हैज बीन वायलेटेड, बताओ अभी, बताओ बताओ। मैं सोचने वाले थे मान गए हुए, नहीं तो पिटीशन फाइल होने ही वाली थी, 32 का यूज हो ही जाता अभी। हाँ, इतना डरते हैं सुप्रीम कोर्ट से लोग, देखें लाइट आ गई झटके से। अरे क्या हुआ, तो पहली बात क्या है, किस बात पे आपको चुप कराया जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर आप ये कहेंगे कि मैं नहीं मानता कौन देश है, आई है, तो फिर आपको उठा के अंदर चुप करा देंगे कि आप मत बोलो, आपकी वजह से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है। दूसरी बात डेफेमेशन, आपने अगर जहां मर्जी करे सबकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रोका जा सकता है। ये 10th है, इसमें ऐड होगा ना नया, हाँ बस ठीक है। तो 19(2) की बात कर रहे थे हम, 19(2) shall restrict which one, 19(1)(a), 19(1)(a याद रखना इसको, 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। पहली बात क्या है, किस वजह से रोका जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। एसओएस लिखा हुआ देखा कहीं, एसओएस क्या होता है, एसओएस हाईवे पे लिखा दिखा आपने इसको, हाईवे पे बॉक्स लगे रहते हैं, उस पर लिखा था एसओएस, इमरजेंसी के लिए होता है नंबर, कि उसको गिलास को तोड़ो और फोन कर दो कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज इमरजेंसी, इसमें चुप कराए जा सकते हो आप। डेफेमेशन, अगर आपने किसी की रेपुटेशन खराब कर दी, बेइज्जती नहीं करी, आपने रेपुटेशन खराब कर दी, और फिर उसके फिर बहुत कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होते हैं। जैसे आपने कोई वीडियो बना दिया, एक बार अक्षय कुमार ने एक को फाइल शूट कर दिया था ना, कि इसकी वजह से मेरे को 500 करोड़ की हानि हुई है मेरे डेफेमेशन की, और इसका कंपनसेशन है 500 करोड़ रुपीज, और वो लड़का अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, तो मैं मेरे पास नहीं है, तो अगली बार से मत करना, ठीक है। इसके अलावा क्या, डिसेंसी एंड मोरालिटी, डिसेंसी और मोरालिटी क्या होती है, व्हाट इज डिसेंसी एंड मोरालिटी। देश के प्रति नहीं, डिसेंसी मोरालिटी बिल्कुल मोरल मतलब एथिकल टर्म है ये। पब्लिक मोरालिटी क्या है, सब लोग किसी को ठीक मानते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्न साइट्स को बैन कर दिया, क्यों किया, बेस्ड ऑन दिस डिसेंसी, इट करप्ट्स द माइंड्स ऑफ पीपल्स और द सिटीजंस ऑफ इंडिया। एक बुक हुआ करती थी, लेडी चैटर्जीज लव, हुआ करती थी, अब चैटर्जी था कि शेवरोलेट था, ऐसा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा था लेडी। हम्म
देखना इसको तुम, है ना, लेडी शेवरोलेट था क्या, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो लवर। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन लगाई कि इस बुक की वजह से, इस बुक को पढ़ने से दिमाग घूम रहा है हमारा, उसको बैन कर दिया था। हाँ, कि इट करप्ट्स द माइंड्स ऑफ पीपल। तो ऐसे करके अब फिर शुरू हो रहे हैं। डिफेमेशन, डिसेंसी एंड लेडी चैटर्जीज लवर, तो पहला सही था अपना, लेडी। तुम अब तुम पढ़ना उसको ले जाके। ओब्सीन, ओब्सीन, ओब्सिनिटी, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर एकदम? हम्म। सलमान खुर्शीद की कुछ बुक्स बैन हुई थी, सलमान खुर्शीद। अब पूरा लिखा हुआ मिट जाता है। तीन बातें हो गई, एसओएस, डेफेमेशन, डिसेंसी एंड मोरालिटी। चौथा है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। क्या? इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। इससे पहले एक चीज लिखो, इंसाइटमेंट से देखो इसका कुछ सीक्वेंस है एक, वो गड़बड़ हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आपने कोर्ट की अवमानना कर दी, भाई कोर्ट के पास क्या पावर, आप कोर्ट ने बोल दिया कि आप प्रेजेंट हो, और अगर नहीं हो रहा फिर कोर्ट क्या करेगा? है, हाँ, तो कोर्ट फिर आदेश देता है, फिर उठा के ले जाते हैं प्रेम से। कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर होती है, वो किसी को भी कंटेम्प्ट कर सकता है। मतलब आपने कोर्ट रूम में जाके कुछ ज्यादा जोर से बोलने लग गए, या वकील साहब ही अपने आप को इसमें लगे मैं जज, तो उन्होंने वो कहेंगे आई विल कंटेम्प्ट यू। हम्म। हाँ, होल्ड यू इन द कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हुआ है आपकी किसी बात से, तो आपको चुप कराया जा सकता है, योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी कर्टेल्ड। ठीक है, ये बातें थी सारी किसमें? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में चार ही, चार, पांचवा कौन सा था? नहीं, इंसाइटमेंट ऑफिस नहीं था, नहीं था, नहीं था, तभी मैंने उसको हटाया है। ठीक है, वो बाद में ऐड हुए सब, मैंने इसलिए हटाया उसको, अब समझ में आएगा कि क्यों हटाया। ठीक है, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस अभी नहीं है, इसमें है एसओएस, डेफेमेशन, डिसेंसी, मोरालिटी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में चार बातें थी जिसके बेसिस पे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपको वो सर्किल बनाया जा सकता है। अब वो सर्किल बड़ा होगा छोटा होगा डिपेंड करता है इस बात पे कि आप किसको डिफेमेशन समझते हैं। सरकार को लगता है कि डिसेंसी इसको कहते हैं, कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये तो डिसेंसी की उसमें नहीं आता है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज अ वाइड टर्म, किस बात को सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मानेंगे बताओ? क्या अर्थ लगाओगे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट क्या होता है? अगर आपने किसी पुलिस वाले की बात नहीं मानी तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट थ्रेटन हो गया। हम्म, हो गया, क्यों? अच्छा, आपने तो बिल्कुल सर्किल को बिल्कुल इतना सा बना दिया है। हम्म। 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 बच्चे, दिस इज नॉट ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मतलब होता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, रेबेलियन, इंटरनल एग्रेशन, एनकरेजिंग सिसेशन फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने एक नो एंट्री जोन में चला गया हो, अगर वहां पे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को इन्वोक करके आपको बंद कर दिया, तो ये तो बहुत गलत बात है। दिस इज नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। हम्म, ब्रेन वॉश करना
नहीं, ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट नहीं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है। तुमने इसको सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बताया, तुमने इसको बताया, सरकार भी अपनी डेफिनेशन बना सकती है, बट वो डेफिनेशन कितनी ब्रॉड है कितनी नैरो है ये तो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं केसेस पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, किस मामले में क्या था। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता क्या है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में होता है बोलना। किसके खिलाफ बोलना? सरकार के खिलाफ। और कोई तुम्हें रोकेगा नहीं बोलने से, और तुम्हें कोई बोलने से रोकेगा नहीं, और तुम्हारे बोलने का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ेगा कि अगर किसी ने अपने YouTube चैनल पे कुछ बोल दिया और उसके ऊपर अगर 1-2 करोड़ व्यूज आ गए और सरकार की सीटें कम हो गई। अरे नाम से क्या है, नाम, व्हाट्स देयर इन द नेम। तुम तो भावना समझो। एक्स पर्सन, अगर उसके बोलने से कुछ हो गया, सरकार के खिलाफ बोलने से, तो सरकार को बड़ा नुकसान हो गया। तो सरकार उस बोलने को बंद करेगी कि नहीं? तो इट मींस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। तो डेमोक्रेसी का यही मतलब है क्या? यूपी में यूपी में पास हो गया क्या? आर यू श्योर पास हो गया? ब्रॉडकास्टिंग बिल तो अभी वापस ले लिया, उसके बारे में बात करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्ट, ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में, जो आप जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कंट्रोल करने का, जो उनको रेगुलेट करने का जो बिल है, वो सब आ जाएगा। अभी तो हम बहुत बेसिक 1950 से शुरू करेंगे, अभी तो 2024 चल रहा है। तो किसके खिलाफ बोलना? सरकार के खिलाफ। ठीक है, मतलब अपनी राय रखना, सरकार से डिसएग्री होना, सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना खुल के। दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कैसे हो सकता है? मैं अकेला उस कमरे में बैठ के बोलता रहूं कि सरकार खराब है, क्या मतलब है उसका? है, कैसे हो सकता है? ये अपनी अपनी बात कहना या किसी दूसरे की बात भी कहना? अपनी बात कहना मतलब एक तो मैं अकेला बैठ के बोल रहा हूं, दूसरा मैं तुम सबको बता रहा हूं कि ये दिक्कत है सरकार के अंदर, ये तो होगी मेरी बात। अब तुम्हारा ओपिनियन मैं दुनिया के सामने लेके जाऊं, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं है? मतलब मैं एक न्यूज एडिटर हूं, मेरी एक प्रेस है जिसमें तुम सब लोगों ने कॉलम लिखना है, और उस कॉलम ने तुम्हें क्रिटिसाइज करना है किसी एक पर्टिकुलर बिल को, या सरकार कोई नया लॉ लेके आ रही है उसके खिलाफ आपने कुछ लिखा है, उसको मैं दुनिया के सामने लेके जा रहा हूं, तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं है? अल्टीमेटली सरकार के खिलाफ होना चाहिए काम। तारीफ तो कर सकते हो, उसमें तो कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, पर जैसे तुमने अगेंस्ट में बोला, तब हो सकता है तुम्हारी प्रेस की तामझाम सब उठा के ले जाए, वो तुम पे कुछ आईटी एक्ट लग जाए, ईडी पीछे पड़ जाएगी, तुमने ये गलत किया वो गलत किया। क्या बोलना ही बोलना है कि चुप रहना भी है? हम्म कि हमेशा बोलना ही रहेगा, कहीं चुप भी रहोगे? अगर किसी ने कुछ पूछा और किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसका कुछ मतलब होता है? बताओ। अरे उसका मतलब होता है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर किसी ने कुछ किसी से कुछ पूछा है और उसने कुछ बोला नहीं, उसके एक्सप्रेशन से समझते हो ना तुम क्या है इसमें? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपने साइलेंट रहने का भी अधिकार यही मिलता है आपको। तो सरकार आपसे जबरदस्ती ये बुलवा सकती है कि मैं बढ़िया, मैं बढ़िया है? क्या आपसे मोदी जी कह सकते हैं कि सारे दिन ये बोलो क्योंकि तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ये सारे दिन बोलो कि मैं बढ़िया? तो इट मींस इट इज योर राइट टू बी साइलेंट अंडर आर्टिकल 19(1)(a).
अगर किसी को कुछ पता ही नहीं सरकार क्या कर रही तो वो बोलेगा क्या? तो इसका मतलब ये भी है कि इसके अंदर जानना भी आपका अधिकार है। अभी मुझे पता ही नहीं है कि सरकार ने इतनी पॉलिसी में कितने पैसे टैक्स में खर्च कर दिए, क्या कर दिया, कितनी टेंडर हुए हैं, क्या नहीं हुआ है, तो मैं बताऊंगा क्या कौन खराब है? क्या यही बोलूंगा मुझे शक्ल पसंद नहीं है, ये बोलूंगा? मैं कुछ तो पॉइंट रखूंगा अपना, ऑथेंटिकेट करूंगा अपने डेटा से। इसका मतलब मेरा जानने का भी अधिकार है कि सरकार कर क्या रही है। इसी मतलब राइट टू नो, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। एक्सप्रेशन कैसे होता है? सिर्फ बोल के होता है कि डांस करके भी होता है? नाच के भी होता है? तो नाचना भी आर्टिकल 19(1) ए का पार्ट है कि नहीं है? अरे मैं क्यों बताऊं, तुम भी समझो। एक्सप्रेस नहीं करता, कोई खुश होता है तो डांस करता है, इट मींस ही इज एक्सप्रेसिंग हिज हैप्पीनेस। तो मतलब हंस भी सकते हो, आप रो भी सकते हो, आप उदास भी हो सकते हो। आप अपने देश के लिए अपने फीलिंग प्राउड जो आपके अंदर आती है, प्राउड की फीलिंग, नेशनलिज्म की, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो? हम्म? झंडा फहरा के। तो इट मींस होस्टिंग फ्लैग इज आल्सो राइट इन 19(1) ए। नेशनल एंथम गा के। हम्म? तो इस तरीके से एंडलेस है ये। कितने तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आप मैगजीन लिख सकते हो, आप कॉलम लिख सकते हो। संजय लीला भंसाली भी कुछ एक्सप्रेस करता है क्या? है? कैसे करता है? तुम मूवी देख के बता सकते हो ना कि ये पर्सन का टेम्परामेंट ऐसा है। जो राजनीति, अपहरण, ये जो है प्रकाश झा, उसकी मूवीज क्रिटिक होगी। उनका तो कहना ही है कि जो भी सरकार पावर में होती है मैं उसके खिलाफ ही हूँ। उनकी तो सीधी सी बात यह है कि जो भी सरकार पावर में होगी, आई एम परमानेंट ओपोजिशन। मैं वैसी मूवी बनाऊंगा, केवल उनकी बुराई करूंगा, चाहे मुझे कुछ कह ले कोई। वही तो हम बात कर रहे हैं, यही तो पढ़ेंगे अभी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर है तो सर्कल छोटा होगा तो केस बनेगा। कि इस सर्किल में ये लिखा है कि यू हैव राइट टू मेक फिल्म, बट इन दैट फिल्म यू कैन नॉट इंक्लूड एनी डायलॉग विच क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर। और जैसा ही आपने किया आप जेल में। और सर्कल जब बड़ा होगा तो आप कह सकते हैं कि यू हैव द राइट टू मेक फिल्म, even you have right to include those dialogue which can criticize the PM, but they must not criticize the state itself। तो यहां आप पीएम को बोल सकते हैं, जेल नहीं जाएंगे, यहां बोलते गए। तो यही तो मैं डिस्कस करना है अभी। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि बादशाह भी एक्सप्रेस करता है कि अपने आप को गाना गा के। हम्म? बोल के गाता नहीं वो गाना नहीं है। लता मंगेशकर फैन, ठीक है? तो वो भी तो एक्सप्रेस करता है अपने आप को। सिद्धू मूसेवाला भी एक्सप्रेस करता था क्या? सच बोलूंगा तो मिलूगी 295। क्या मतलब इसका? वो बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है कि अगर आपने सच बोला तो 295 सेक्शन लगेगा। 295 है रिलीजियस एनिमोसिटी, जो हेट्रेड है उसको फैलाना। उसके गाने को पढ़ना, उस 295 को, उसमें सारी बातें लिखी। सुबह सुबह जद खोला अखबार, कुछ याद है थोड़ा बहुत आपको क्या बोलता है उसमें वो? फिर आगे इतना ध्यान नहीं है। तो उसमें वो बताता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जितनी भी बातें हो रही है, मूवी बनाना, मैगजीन लिखना, आर्टिकल लिखना, न्यूज़पेपर है, ये पंजाब केसरी की बिल्डिंग है, ये सुबह सुबह क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अखबार छापते हैं और उस अखबार छापने से एक्सप्रेशन हो जाता है। ये सीक्वेंस ठीक नहीं थी, ठीक है? पंजाब केसरी एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, मीडिया वन ने भी एक्सप्रेस किया था अपने आप को। इंटरनेट से तुम क्या करते हो, पोस्ट डालते हो, तब एक्सप्रेस करते हो। और अगर तुम्हारा ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया जाए तो आर्टिकल 19 वोलेटिव। अगर आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाए और आपके कंटेंट हटा दिया जाए,
इवन आपके शहर में इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाए तो क्या होगा? मतलब मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा था, नेट नहीं चल रहा, आर्टिकल 19 वॉलेटिव। तो जितना तुम सोचोगे उतना तुम्हें पता लगेगा कि द स्वीप एंड स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज मच 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 वाइडर। हर एक लाइफ के तुम्हारे एक एक पहलू को ये टच करता है, कवर करता है। और तुम बता दो मेरे को कुछ भी कि एक्सप्रेस करने के और क्या तुम जानते हो तरीके? हो गई बस? ट्वीट, हाँ ट्वीट भी एक्सप्रेशन होता है। सोशल मीडिया, ट्वीट, टीवी, मैगजीन, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। हाँ, पेंटिंग करना और पोएम लिखना, कार्टून्स बनाना, एडिटोरियल जो तुम पढ़ते हो ना, एडिटोरियल तुम देखते हो ना, हिंदू में कुछ क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट को अगर यहाँ पे ये आर्टिकल 19(1) ना हो तो एक भी एडिटोरियल लिख सकता है कोई? पर ये चाइना थोड़ी है कि यहाँ पे चाइना में डिसेंट की कमी है। डिसेंट नहीं कर सकते चाइना में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सरकार अच्छी नहीं लगती। आप रिकमेंड कर सकते हो कि अच्छा होने के लिए कर लो, सरकार अच्छी नहीं लगती ये नहीं बोल सकते। पर यहाँ तो खुलम खुला बोल रहे सब। राहुल गांधी तो विदेश में जाके बोल रहे। इट मीन्स विदेश में जाके बोलना भी 19(1) ए का पार्ट है। एक्सप्रेशन बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन। 7 समुंदर पार भी तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। कितनी बातें हो गई हैं। अब शुरुआत करते हैं। अरे यहां से केस शुरू होते तुम्हारे। केस, पहला केस 1950, 1950, 60, 70, 80, 2024 यहां तक ले आएंगे। एंड में तुम्हें पता लगेगा कि जो सर्कल था वो कितना बड़ा हो गया। ये मेरा पर्पस था आज की क्लास का। ठीक है।